फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज का नया दिन, नया अखबार, अप्रैल 30 2021, द हिंदू। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या है आज के अखबार में। अ, आज का पहला आर्टिकल है, ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल है। एग्जिट पोल है, जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो वो हमारे काम के होंगे। हाई कोर्ट है, ये सेंटर पर पेंडेमिक, ये सब कोरोना वायरस की न्यूज़ है, हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट, आपको पता होना चाहिए, रिसेंट में बहुत न्यूज़ में है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वहाँ के, आप कमेंट करके बताइए। और क्या पावर्स उनको मिल गए हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट के क्या पावर्स उनसे ले लिए गए हैं। अगला आर्टिकल है, सोनिया गांधी जी हैं, इन्होंने कुछ कहा है। तो पॉलिटिकल आर्टिकल है, इससे स्किप करेंगे। ये कोरोना वायरस की न्यूज़ है, इसे भी स्किप करेंगे। ऑक्सीजन स्कार्सिटी, ये सब हमारे काम की नहीं है। हम सीधे अपने अगले आर्टिकल, पेज नंबर 2, सिटी पे चलते हैं। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब काम का ऐसा, हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है ये। हमारे लिए एक नया डेटा फ्रेश रिलीज़ होगा जो कि हमारे एग्ज़ाम में आएगा। जब तक ये ख़त्म नहीं होता है तब तक ये हमारे न्यूज़पेपर्स में आता रहेगा, और हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट रेलेवेंट नहीं है, तो हम इसे स्किप करते रहेंगे। और अगला, ये सब कोरोना वायरस की न्यूज़ है। आपको कुछ लगता है अगर कि ये इम्पोर्टेंट है और उसे कवर करना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आगे बढ़ते रहते हैं हम। ये सब, दिल्ली में एक स्पेशल लेन बना दिया गया है एम्बुलेंस के लिए, सबसे लेफ़्ट साइड का लेन जो है, और कॉरिडोर बना दिया गया है, एम्बुलेंस कॉरिडोर। और पेज नेक्स्ट है, ये भी कोरोना वायरस की न्यूज़ है, ऑक्सीजन सप्लाई। और यहाँ पे एक आर्टिकल है, यही वही वाला आर्टिकल है जो न्यू दिल्ली की है। होम मिनिस्टर, जो क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर्स मिली हैं, उन पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो रिटायर्ड हैं लोग जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनके कुछ अलग अलग व्यूज़ हैं। इन व्यूज़ के बारे में पता यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये लगा कि वो ऐसी टाइमिंग क्या है, मतलब एक कोरोना वायरस के बीच में इनको पावर्स दे देना, और वो भी इलेक्टेड पीपल को, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है, लेकिन उनसे पावर लेके और लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दे दिया गया है। इसके बारे में भी आपके क्या व्यूज़ हैं, आप ज़रूर बताएं। हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी कोरोना वायरस की न्यूज़ है, हम इसे स्किप कर देते हैं। 6 ऑफ अ फैमिली किल्ड इन सिलेंडर एक्सप्लोजन, एक सिलेंडर फट गया है, और बहुत दुख की बात है, लेकिन हमारे किसी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है। अगला आर्टिकल है, कुछ लोग सिलेंडर, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसे ऑक्सीजन सिलेंडर बोल के बेच रहे थे। अलग ही दुनिया में जीते हैं ये लोग। अगले आर्टिकल पे अपने आते हैं, एडिटोरियल पेज पे एक लॉन्ग एंड टॉर्टरस, ये पहला आर्टिकल है हमारा। अब ये एक, इसका मतलब, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस और बाकी जगहों के इलेक्शंस के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन एंड ऑफ मल्टी फेज असेंबली पोल्स इज अ मैटर ऑफ रिलीफ विद सर्ज ऑफ आफ्टर द सर्ज ऑफ कोविड-19 केसेस। कोविड-19 केसेस के बीच में जो रैलीज हुई थी वो नहीं होनी चाहिए थी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में होनी थी, सभी ने की भी। और जब कोरोना वायरस के केसेस बढ़ गए तो फिर इलेक्शन कमीशन को ज़िम्मेदार ठहराने लगे लोग, और फिर लोगों को ज़िम्मेदार ठहराने लगे। रेस्ट्रिक्शन सब साइड करके रैलीज़ हो रहे थे। खैर, उससे हमें उसके बारे में हम क्या ही कर सकते हैं। आगे अपना जो इम्पोर्टेंट ग्राउंड है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, यहाँ पे सवाल उठा दिया गया कि इलेक्शन कमीशन की फेयरनेस और ऑटोनोमी है या नहीं। ऑटोनोमी पे सवाल इसलिए उठा दिया गया है क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऐसा कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रेड्स हैं वो टारगेटेड रेड्स हैं, हमारे ऊपर ही सिर्फ होते हैं। मतलब जो भी उनके व्यूज़ हैं, ये उनके भी व्यूज़ हैं, राइटर के भी व्यूज़ हैं, कुछ मिलते जुलते, कुछ अलग अलग। तो हमें उनके व्यूज़ नहीं देखने हैं, हमें डेटा देखना है। और डेटा ये कहता है कि कोविड-19 बढ़ गया, और पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके लिए ज़िम्मेदार थी, लेकिन रैली के बाद
कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है, और 2 मई को उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट था, प्रॉमिस टू कीप। ये भी एक कोविड-19 के से रिलेटेड एक्चुअली, मतलब नहीं है डायरेक्टली, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्टली रिलेटेड है भी, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। क्या था कि बिडेन के आए हुए ऑफिस में 100 दिन हो चुके हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यभार संभाला है। हालांकि इस आर्टिकल की शुरुआत में उनको कहा गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लाए हैं एग्रेसिवली और वगैरह वगैरह, और उन्होंने जो 1.9 ट्रिलियन का रिलीफ बिल जो पास करवा दिया, प्रपोज किया और पास करवाया, $1400 पर पर्सन। तो इससे क्या होगा कि जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो 6% बूस्ट करेगी। तो ये इम्पोर्टेंट डेटा है एक। और जो 8.4 मिलियन 84 लाख जॉब जो है वो रिकवर हो जाएंगी। और उसके बाद इसमें जिक्र किया अफ्रीकन जॉर्ज फ्लॉयड की, जिनकी मौत हो गई थी। मतलब बहुत दुख की बात है। जो पुलिस ऑफिसर थे उन्हें 40 साल की जेल भी हो गई है। हाल ही में हुई है, 10-15 दिन पहले की बात है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उसके बाद इसमें अगले चीज़ यहाँ पे जिक्र की गई है कि जो यूएस की प्रेजेंस है वो बन ही रही है और बढ़ रही है, और उसे कंटिन्यू रखा है बिडेन ने। और चाइना को ये अश्योर करते रह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक सिर्फ उनकी रीजन नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो। और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस अमेरिका का हमेशा वहाँ पर रह रहा है। वॉशिंगटन का मतलब यहाँ पर अमेरिका से है। और जो बिडेन है वो ये हमेशा कहते रह रहे हैं कि मतलब बिडेन की जो गवर्नमेंट वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ है, और चाइनीज़ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है जो अमेरिका में काम कर रही है उनकी सब्सिडीज़ घटाती जा रही है। जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, सब्सिडीज़ हो गए, हेल्प हो गए, सब कुछ कम होते जा रहे हैं। तो वो डायरेक्टली चाइना से नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली चाइना से ज़रूर लड़ रहे हैं। और इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और चाइना और अमेरिका के बीच में, रशिया के बीच में टच वच चलते रहते हैं। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये है अगला आर्टिकल, टू स्टॉप अ थर्ड वेव इंडिया हैज़ टू मास्क अप। इस आर्टिकल में भी थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो हम उसे पढ़ लेते हैं। ये भी आर्टिकल कोरोना वायरस से रिलेटेड है। उससे क्या ह्यूमन लाइफ पर अफेक्ट हुआ है, किस तरह की ज़रूरतें बदल गई हैं लोगों की। पहले रोटी कपड़ा मकान होता था, उसके बाद रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल हो गया, अब रोटी कपड़ा मकान और वैक्सीन भी हो गया। तो इस तरह से कुछ चेंजेस आए हैं, और ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि मई के बीच में, यानी 15 मई के आसपास जो होगा पीक जाएगा, उसके बाद फिर घट जाएगा। और अगर मास्क और रेस्ट्रिक्शंस ये सब सीरियसली नहीं लिए गए और वैक्सीनेशन का ड्राइव जो है वो स्पीड अप नहीं किया गया, तो फिर से जो कोरोना वायरस की केसेस हैं वो फिर से बढ़ जाएंगे। तो थर्ड वेव आने की संभावना हो जाएगी। यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स दिए गए, मतलब सॉरी एस्पेक्ट्स नहीं, कुछ डेटा दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट यूएस को 3 वेव्स आए, और ब्राज़ील में भी 3 वेव्स आए, यूके में भी 3 वेव्स आए। तो हालांकि यूके में 95%, 50 एज के ऊपर के 95% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है, उसके बावजूद वहाँ पे थर्ड वेव आया। हालांकि ये मुझे कंफर्म नहीं है कि थर्ड वेव के पहले कर दिया गया है या साथ साथ किया गया या बाद में किया गया, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा ज़रूर। तो इसमें अगला दिया हुआ है इसमें डेटा कि साउथ अफ्रीका में बहुत ही हाई केसेस आए, और उसके बाद सेकेंड वेव में बहुत कम केसेस आए, लेकिन वहाँ पे थर्ड वेव नहीं आया। और सेकेंड वेव में भी जो केसेस आए कंपैरेटिवली बहुत कम थे, और फर्स्ट वेव में तो केसेस आए वो भी कम थे कंपैरेटिवली टू द वर्ल्ड्स एवरेज। क्यों कम थे? क्योंकि हाल ही में साउथ अफ्रीका ने एक और वायरस झेला था। उन्हें पता था कि हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क, रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, उनके लिए वो सब आसान था, वो हैबिचुएटेड थे। और इसीलिए वहाँ पे लोग के हैबिट्स में वो बैठ गया था कि मास्क पहन के ही निकलना है। इस तरह से वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस और जो लॉकडाउन थे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम किया, और गवर्नमेंट ने भी थोड़ा अच्छा ही काम किया ऑब्वियसली, तभी तो ये सब हो पाया। तो इस पैटर्न के हिसाब से इंडिया को अभी थर्ड वेव आ सकता है, इनका कहना है। तो थॉमस सर हैं, तो हम इनकी बात को मान लेते हैं, क्योंकि और कुछ हमारे पास नहीं है डेटा।
सही कह रहे हैं। और वैक्सीन्स जो है वो इनके हिसाब से, मतलब इनके हिसाब से कहने का मतलब है कि इन्होंने लिखा है, इनमें मेरे पर्सनल व्यूज़ नहीं है, इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं वही बता रहा हूँ। तो वैक्सीन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, ऑल्दो जो मास्क वेयरिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, ये सब तो है ही। अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो सेकेंडरी, अगर वैक्सीनेशन हो रही है फिर भी ये ज़रूरी है, अगर वैक्सीनेशन नहीं हो रही है फिर भी ये ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में अभी यूपी में 17 पुलिस ऑफिसर्स को दोबारा कोरोना हो गया। उन्होंने वन शॉट ले रखा था वैक्सीनेशन का, और वो एक हफ्ते की रेस्ट के बाद ड्यूटी ज्वाइन करे थे उन्होंने, उसके बाद भी उन्हें कोरोना हो गया। तो इससे आप देख सकते हैं कितना सीरियस है ये। और इसमें अगला डेटा दिया हुआ है कि वैक्सीन के एब्सेंस में यही सब जो चीज़ें हैं, मास्क, हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, बैन ऑन पब्लिक गैदरिंग्स, यही सब चीज़ें हैं जो कि कोरोना वायरस से बचा सकती हैं। और बीजिंग के एक स्टडी है, यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, आप कॉपी करके या लिख के और चेक कर सकते हैं, ये लिंक है। और वहाँ पे 79% इफेक्टिव था ये ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने में, सिर्फ मास्क लगा के बैठना। जो लोग घर में भी मास्क लगा के बैठते थे उनको 79% कम हुआ कोरोना वायरस का इफेक्ट। तो इट्स अ बिग नंबर, 79% इज़ अ लॉट, यानी कि हर 100 में से 80 लोग बच गए। तो इट्स वेरी इफेक्टिव। तो आप मास्क लगा के रहिए, आप बाहर जाते हैं तो आप अपने घर में भी मास्क लगा के रहिए। तो अगला डेटा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि बांग्लादेश में एक सर्वे किया गया जिसमें 3.5 लाख एडल्ट को शामिल किया गया 600 विलेजेस में से। और उसमें ये पाया गया कि ये मास्क, और इसमें वहाँ पे ये डेटा का सवाल ये था कि सर्वे करने का सवाल ये था कि इंक्रीज़ कैसे करें मास्क के यूज़ को, मतलब लोगों के हैबिट्स में कैसे लाया जाए। तो वहाँ पे ये निकला, पता चला सर्वे से, ये कंक्लूड हुआ कि कम्युनिटी लीडर्स हो गए या वॉल्टियर्स हो गए या लोकल रिलीजियस ऑफिसर्स, आई मीन टू से रिलीजियस पीपल हो गए, जो बड़े लोग होते हैं, जो फेमस लोग होते हैं, लोग उनकी बातें सुनते हैं जस्ट लाइक लीडर्स। तो वो अगर कोरोना वायरस, वो अगर मास्क पहनने की बातें करते हैं तो इसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं। तो जहाँ लोग 13% लोग किसी कम्युनिटी के और मास्क यूज़ कर रहे थे, वो बढ़ के 40% हो गया। यानी कि सिर्फ लोगों के, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो वहाँ पे जो लोकल लीडर्स हैं उनकी बातें लोग सुनते हैं, और वहाँ पे इसलिए जो मास्क यूजेस था वो बढ़ गया बहुत ज़्यादा। और इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, यहाँ पे एक ओपिनियन लिखा हुआ है कि बेसिक चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर, ओपिनियन नहीं कहेंगे, फैक्ट है ये। बेसिक चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ वायरस ट्रांसमिट। जो ह्यूमन बिहेवियर उसमें चेंज लाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके बिहेवियर में ऑलरेडी चेंज आ चुका है, सैनिटाइज़र यूज़ करना, मास्क लगाना, दिन में कम से कम 10 बार हाथ धुलना। तो ये सब चेंजेस बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इससे ऐसा अंडर एस्टिमेट लोग कर देते हैं कि हाथ धोने से थोड़ी ना कोरोना बच जाएगा, और मास्क पहनने से कोरोना थोड़ी नहीं बच जाए, मतलब हम लोग नहीं बच जाएंगे कोरोना से। ये भी एक आर्टिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इनके व्यूज़ हैं कि क्यों ऐसा हुआ, हालांकि इस पर कोई डेटा रिलीज़ नहीं हुआ है। एक्चुअली तेलंगाना गवर्नमेंट ने तेलंगाना पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग 16 ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया। तो वो इन ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है उन्होंने, आप मैं जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड वेट, यस, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने बैन किया है, और पब्लिक सिक्योरिटी का उन्होंने हवाला दिया है, और इस बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, मतलब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि तेलंगाना पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया जा रहा है पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, और वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके कुछ लोग हैं जो कि अरेस्ट हुए हैं, और भी कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, जो कि GN साहिबा, वरवरा राव, रोना विल्सन, और ऐसे लोग जो कि काफ़ी फेमस थे, जो कि UAPA एक्ट, फार्म लॉज और CA NRC के खिलाफ थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे ऐसी जगहों पे जाके। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये लीडर्स मिल गए थे और
उनको रिलेट कर दिया गया है और एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया है। जो भी हो उससे हमें नहीं लेना देना है। इनमें एक जो राइटर हैं उनका एक ओपिनियन है कि ये जो लीडर्स थे ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएपीए एक्ट के खिलाफ थे। तो भीमा कोरेगांव केस को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है इसमें। भीमा कोरेगांव केस, हाँ, तो उतना ज़्यादा ये रेलेवेंट आर्टिकल नहीं है क्योंकि कुछ डेटा जब आएगा, कुछ कोर्ट के द्वारा रूलिंग आएगी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ये व्यूज़ हैं सिर्फ और सजेशंस हैं, और इनका कहना है कि यूएपीए के खिलाफ जो थे, और जो भी हो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसे स्किप कर देते हैं। जो कुछ भी रूलिंग आ जाएगी हम उसे पढ़ लेंगे और हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। क्या मैंने ये पढ़ा? प्रॉमिस टू एग्जैक्टली पढ़ लिया हमने, तो समझ लिया हमने। आप इसकी कुछ ही दिनों में पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, आप पीडीएफ से हर रोज़ मिल जाएंगे आपको, पढ़ लीजिए करिए। और वीडियोस भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी ला पाऊँ। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये आर्टिकल वैक्सीनेशन के ऊपर है। क्रिटिकल थिंकर्स, ये एक्चुअली एजुकेशनल असेसमेंट और इवैल्यूएशन के ऊपर है। क्या हमें लिखो, याद करो और पूरे साल की पढ़ाई 100 नंबर पे इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है या नहीं है, वगैरह वगैरह। इसमें कुछ ख़ास डेटा नहीं है, ओपिनियंस हैं अपने, मतलब ओपिनियंस नहीं है सिर्फ, और कुछ अच्छी फैक्ट्स भी हैं लेकिन नॉट रिलेवेंट टू आवर एग्जाम, सो वी विल स्किप दैट। ये भी एक कोरोना वायरस के रिलेटेड केस है, विन फॉर DMK के। इसके दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। गवर्नमेंट फेल टू प्रिपेयर फॉर सेकेंड वेव, ये भी कोरोना वायरस की न्यूज़ है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है? द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स, इसने दी है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट क्या होता है, कब ये बना था, कौन कौन कंट्रीज़ इसमें, किस कंट्रीज़ पे ये स्टेटमेंट्स देता है, क्या ये एक स्टेट ओन्ड है ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप पता कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि कब ये बना था। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, फेसबुक का पोस्ट हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिमेन सेम सेंटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने कहा है कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स का कंट्रोल दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। तो जैसा कि मैंने पूछा कि आप बताइए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके पास कौन कौन से अथॉरिटीज़ आ गई हैं। स्टील प्लांट्स हैव ह्यूज ऑक्सीजन स्टॉक, ओके। वैक्सीन मैत्री हैव टू वेट टिल जुलाई, ओके। कोविड चाइल्डहुड वैक्सीनेशन मस्ट नॉट बी डिलेड, वी विल स्किप दैट। ये सोनिया गांधी जी हैं, इन्होंने कुछ कहा है, ठीक है। लोगों का काम है कहना, मोदी जी तो हर रोज़ कुछ कहते रहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मद्रास हाई कोर्ट है वो, जो कि सेंटर से पूछी है कि 14 महीने से क्या कर रहे थे आप, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पूछा है। उनका काम है पूछना, उनका काम है जवाब देना। रूलिंग आएगी तो हम पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। मनमोहन सिंह जी हैं जो एम से डिस्चार्ज हो गए, बहुत अच्छी बात है। उनकी एज हो गई 88 साल। चाइना टू सपोर्ट प्रोक्योरिंग ऑफ हेल्थ इक्विपमेंट, चाइना बहुत बढ़िया चीज़ है। यूएस मिलिट्री, 40 देशों ने भारत की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है, और यहाँ पे एक यूएस एडवाइजरी है जो कि कह रही है कि भारत को छोड़ो, और मतलब उनके सिटीजन्स से, जो यूएस सिटीजन से जो ट्रैवल करने आए थे, उसमें उन्होंने उनसे कहा है कि जितनी जल्दी हो सके यूएस वापस लौट आइए। इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी हैं और रेस्ट्रिक्टिव भी है, तो आपको नहीं मिल पाएंगे, ऐसा उनको लगता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो मैंने बता दिया। वेंटिलेटर्स ड्रग्स कम फ्रॉम रशिया, एमएचए इंस्टीट्यूट कंटेनमेंट गाइडलाइंस। हम आगे बढ़ते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोरोना वायरस के डेटा आ जाएगा। ये इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हर रोज़ बढ़ रहा है ये चार्ट, और बहुत ही दुख की बात है कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेके सीरियस नहीं हो रहे हैं, या फिर क्या गवर्नमेंट फेलियर है। जो भी है, किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। लोग भी तो नहीं पहनते। पैनल नोट फॉर स्पुतनिक ट्रायल्स बाय हेटेरो फार्मा, जो स्पुतनिक का फेज़ 3 ट्रायल हो रहा था,
उसको नॉट दे दिया गया, लेकिन ये एक्चुअली रिकमेंडेड है और यहाँ पे है कि मे ग्रांट अप्रूवल। तो अभी अप्रूवल ग्रांट नहीं हुआ है, तो जब हो जाएगा तो हम इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है और कोवैक्सीन की प्राइस घटा दी गई है, बहुत अच्छी चीज़ है। इससे स्टेट्स के लिए घटाई गई, सेंटर अभी भी इसे 150 रुपये में ही ले रहा है। और हम अपने अगले आर्टिकल की पढ़ते हैं। यहाँ पे ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, शो केस तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेट मी स्किप दैट। तो म्यांमार एयरफोर्स है, जो जो म्यांमार के एयरफोर्स बेस तो उनको उन पर अटैक हुआ है, नोट डैमेज डन से मिलिट्री, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। और जो जनता सो कॉल्ड जनता गवर्नमेंट है वहाँ पे, जो कि मिलिट्री गवर्नमेंट है, मिलिट्री रूल है, गवर्नमेंट कहाँ है वहाँ पे। और जब से मिलिट्री ने टेक ओवर किया है वहाँ पे 750 लोग, 756 सिविलियंस मारे जा चुके हैं और 4500 अरेस्ट किए जा चुके हैं। ये एसोसिएटेड असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिपोर्ट है, जो कि बहुत ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ तक मुझे पता है। हालांकि ये क्लियर नहीं हुआ है किसने अटैक किया है। हालांकि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने, यानी कि जो मिलिट्री रूल्ड सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, उन्होंने 2-3 जगहों पर एयर स्ट्राइक की थी। तो हो सकता है ऐसा एक्सपेक्टेड है, या फिर कह सकते हैं सोचा जा रहा है कि जो एक करेन नेशनल यूनियन है और रिबल आर्मीज़ हैं वो इन पे हमला कर सकती हैं। जो बिडेन कॉल्स फॉर एक्सपेंशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट है उनकी और वो स्पेंड कर रहे हैं, 1.8 ट्रिलियन की प्लान्स हैं, तो इंडिया से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो हम इसे स्किप कर देंगे। चाइना लॉन्चेस की मॉड्यूल, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं ये महोदय, सॉरी क्या ही मैं बोल रहा हूँ, महोदय महाशय, ठीक है। तो इसका नाम है तियान्हे हीलिंग हेवनली हारमोनी, बहुत अच्छा नाम है। और ये लॉन्च हो गया सक्सेसफुली और बढ़िया है। रशिया भी स्पेस सेंटर बनाने ही जा रहा है, खुद का स्पेस सेंटर बनाने जा रहा है वो। तो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में 14 या 15 देश हैं। अब रशिया एग्जिट कर जाएगा तो 14 देश बचेंगे। और दुतेर्ते रिफ्यूजेस टू स्टॉप साउथ चाइना सी पेट्रोल्स। जो फिलीपीन के प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो दुतेर्ते, उन्होंने कहा है कि जो साउथ चाइना सी है उसमें पेट्रोलिंग जो उनकी शिप्स कर रही हैं वो यहाँ से नहीं हटेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि गुड फ्रेंड है चाइना के, ये वो। उनका कहना है काम, जब कुछ होगा तो हम देख लेंगे। फर्दर हम आगे चलते हैं। यूएस और ईयू के जो सीरिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्शंस के रिजल्ट जो भी आएंगे, यूएसए और यूरोपियन यूनियन, इन्होंने क्लियरली ये कह दिया है कि जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो माने नहीं जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। जो भी गड़बड़ी है वो क्लैरिफाइड नहीं है, लेकिन फ्रांस हुआ, ये सब जो देश हैं, इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी रिजल्ट्स आएंगे हम उस पर कोई भी सहमति नहीं जताएंगे और हम उसके खिलाफ ही रहेंगे। और जो आफ्टर डिकेट्स द लास्ट जियो इन अफगानिस्तान मोल्स एग्जिट, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अपनी ज़िंदगी जीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, किसी फर्म की कितनी ग्रोथ हुई। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन, कोविड कर्व्स, लॉरस लैब्स, हाई सेल्स, सेबी जो है आपको बताना चाहिए सेबी कब बना था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है आज की इतनी ही न्यूज़ है इम्पोर्टेंट। हालांकि आप क्रिकेट देखते हैं तो आप ये वाला पेज भी पढ़ सकते हैं और इसमें से करंट अफेयर्स आ सकते हैं, कौन से लीडिंग बैट्समैन हैं या जिस तरह के भी करंट अफेयर्स आते हैं। मैं क्रिकेट तो अभी नहीं देखता हूँ, देखता भी तो बहुत कम, जब पाकिस्तान हार रहा होता है तभी देखता हूँ। तो आज की न्यूज़ यहीं तक थी। आज के अखबार को मैंने आपकी पूरी कोशिश की सही से आप लोग को एक्सप्लेन कर पाऊँ। हालांकि आप अगर यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यहाँ तक सुन चुके हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन